नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बांग्लादेश के दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ऐसे समय जब बंगाल में मतदान हो रहा है, पीएम बांग्लादेश के दौरे पर जाते हैं, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल पर लेक्चर देते हैं। ये चुनाव नियमों का उल्लंघन है। दरअसल ममता बनर्जी बैरकपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं और पीएम बांग्लादेश जाते हैं और बंगाल पर पूरा लेक्चर देते हैं। ये पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं खड़गपुर की चुनावी रैली में सीएम ममता ने ये कहा कि कभी कभी वो कहते हैं कि ममता ने बांग्लादेश से लोगों को लाकर के यहाँ पर घुसपैठ कराई, लेकिन वो खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश जाते हैं। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां पर बीजेपी सांसद, विधायकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दक्षिण कोरिया की यात्रा कर चुके अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी वहां पर मौजूद थे और हवाई पट्टी से रक्षा मंत्री शु वुक सीधे सरयू किनारे बने महारानी हो के स्मारक पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि वहां पर दी गई। रानी हो के स्मारक पर खड़े होकर के उन्होंने उन्हें याद किया और दक्षिण कोरिया की राष्ट्र धुन भी यहां पर गुनगुनाई। अयोध्या के डीएम अनुज झा ने यह बताया कि रक्षा मंत्री शु वुक ने रानी हो स्मारक और रानी हो पार्क का निरीक्षण किया और उन्होंने रानी हो को भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों का सेतु बताया और कहा कि उनकी वजह से ही सदियों से भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते जुड़े हुए हैं। भारत और कोरिया की साझा सांस्कृतिक धरोहर और संस्कृति से जुड़ाव की भी उन्होंने चर्चा की है और इसके बाद कोरियाई रक्षा मंत्री लगभग एक घंटे तक अयोध्या में रहे और उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री जी का अयोध्या का दौरा हुआ। वर्तमान में वो भारत दौरे पे हैं और इसके क्रम में आज पहले जनपद आगरा और फिर जनपद अयोध्या का दौरा हुआ। यहाँ पर रानी हो स्मारक पे पहले वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पुष्पांजलि उनको अर्पित की। साथ ही जो अभी निर्माणाधीन रानी हो का जो पार्क है उसका भी उन्होंने भ्रमण किया और अयोध्या तथा कोरिया के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध रहे, प्रगाढ़ संबंध रहे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की और यहाँ जो पार्क का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति से वो काफ़ी प्रसन्न दिखे तथा उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे प्यार के नाम पे ताजमहल प्रसिद्ध है यहाँ पे, उसी तरीके से अयोध्या में ये ताजमहल की सदृश होगा जो दोनों देश के बीच प्यार और आपसी जो संबंध है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। और उन्होंने अपनी आज की यात्रा पे हरियाणा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिनिधिमंडल ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का आभार जताया है, क्योंकि हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों का बकाया मानदेय अब जारी कर दिया गया है, जिसमें केंद्र के शेयर अटकने से देरी हो रही थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने संज्ञान लेकर के इसके लिए कदम उठाया और 5 महीने से अटका मानदेय उन्हें दिलाने के लिए वित्त विभाग से 58.54 करोड़ रुपए एडवांस जारी करवाए, जिसके बाद अब प्रदेश की 25,962 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को इसका फायदा हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बघेल ने इस अवसर पर सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने होली पर्व को लेकर के शुभकामना संदेश में ये कहा कि होली का त्यौहार बड़े छोटे, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके सबको प्रेम, आत्मीयता और समरसता के रंग में सराबोर कर देता है। यह पर्व आपसी भाईचारा और सौहार्द को मजबूती करने के लिए है और सीएम ने यह कहा कि यह त्यौहार हमें अपने भीतर अहंकार, बुराइयों को दूर करने की भी प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों के सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील की है और उन्होंने ये कहा है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी लोग उत्साह और उमंग के इस त्यौहार के दौरान सभी जरूरी सावधानी बरतें, मास्क पहनें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, यथासंभव घर में होली मनाएं और बाहर भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि सुरक्षा में ही बचाव है।
मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता विवेक तिवारी उर्फ बबला का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक विवेक का इलाज दिल्ली के BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था और इसी दौरान उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली है। विवेक तिवारी लंबे समय से किडनी और लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। बबला कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं और वो सिरमौर विधानसभा से 2013 में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इसके पहले वो 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। आपको बता दें कि साल 2018 में बबला की पत्नी अरुणा तिवारी कांग्रेस की ओर से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की विधायक उम्मीदवार रही और गौरतलब है कि बबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के सबसे बड़े पौत्र थे और उनके पिता डॉक्टर अरुण तिवारी का भी निधन हो चुका है। पंजाब के पटियाला में एक कंपनी के मैनेजर ने यह कहा है कि रोजगार योजना के तहत 70 युवकों को रोजगार दिया गया और इस रोजगार मेले के तहत लड़के और लड़कियां अच्छा काम भी कर रहे हैं और कई लड़के और लड़कियां पटियाला के आसपास के गांव के थे। कुछ जो लड़के हैं वो सुनाम से भी आए थे और इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के मैनेजर ने यह कहा कि अच्छा फीडबैक है, अच्छा काम कर रहे हैं। और ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਦੌਲਤਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ DC ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, 50-60 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 60-70 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇयर है, फीडबैक ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। लगातार कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार और प्रशासन राज्य में सख्ती बरत रही है। संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन के चलते होली में इस बार होली खेलना जो है वो प्रतिबंधित रहेगा और होली के मौके पर व्यापारियों ने लाखों रुपए के रंग, पिचकारी, गुलाल की खरीद की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है और वहीं ग्राहक भी लॉकडाउन के चलते रंग, पिचकारी, गुलाल खरीदने नहीं आ पा रहे हैं। इसके चलते व्यापारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि शिवरात्रि से लेकर होली तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है इस काम में, क्योंकि मेले वगैरह ख़त्म होते हैं तो हर कोई फिर होली में इन्वेस्ट करता है। इस साल लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन काम चला, फिर लॉकडाउन का आ गया कि 9 बजे बंद, 10 बजे बंद, संडे बंद, वो सब भी ठीक था। लेकिन संडे बंद के बाद भी ठीक है, ग्राहकों ने जैसे जैसे हिम्मत करके माल लिया कि सोमवार धुलंडी खुला हुआ है तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन अब प्रशासन ने सोमवार को भी बंद कर दिया है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और पिछले साल भी ये काम पिटाया था, कोरोना आ गया था, इस साल भी ये काम पिटाएगा, तो अगले साल की भी कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं अपन, क्योंकि अगर ग्राहक के पास माल पड़ा रहेगा तो वो नया माल खरीदने फिर से नहीं आएगा। सभी प्रकार का रंग और सभी प्रकार की पिचकारियाँ रखी गई है, बट लॉकडाउन के चलते हुए लोगों को डर के कारण ऐसा लगता है जैसे शायद दुकानें खुलने नहीं देंगे सरकार, तो खरीदी बिक्री बहुत शांत है और पब्लिक भी होली खेलना शायद नहीं खेल पाएगी, इसलिए वो भी अपना मुड़प नहीं दिखा रही है, ना ही कस्टमर आ रहे हैं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ हमारे बाज़ार में। पिचकारियों में कितने प्रकार की वैरायटी है, वो कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? 5 रुपये से स्टार्ट है तो 800-900 रुपये तक की पिचकारियाँ अवेलेबल है। करीब 250 से 300 वैरायटियाँ हैं। अभी जो कलर है उसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं, नेचुरल है। हो गया है क्योंकि ये जो त्यौहार है वो छुआछाती हो रहा है, हाथ लगाना पड़ता है, तो उससे क्या संक्रमण की रहता है, तो इसलिए क्या मतलब ये कुछ भी लोग मतलब खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी मतलब सब जगह इसका विरोध बढ़ रहा है, उसको लेकर नहीं विरोध बढ़ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन संक्रमित है, बीमारी है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। इसको लेकर व्यापार पर क्या असर पड़ा है? व्यापार में कम से कम 75% असर पड़ा है, 25% धंधा है टोटल।
क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पष्ट मना कर दिया है और जनता भी समझती है इस बात को कि बीमारी फैल रही है, तो जनता भी मतलब इसका क्या है। यूपी के बहराइच में नवागंतुक पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह और बहराइच जिले के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ जिले में रूट मार्च किया और मार्च जिले के मुख्य चौराहों और स्थलों तक निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि त्यौहार के साथ साथ कोरोना काल भी चल रहा है और इसे लेकर के सावधानी बरती जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव और त्यौहार को लेकर के पुलिस ने कमर कस ली है। अब पुलिस चौराहों और सड़कों पर दिखाई देगी, हर किसी की एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने यह कहा है कि त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, गलत मानसिकता के लोगों पर नजर रखी जाएगी। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि होली का त्यौहार है, रंगों का उत्सव है, लेकिन साथ साथ कोरोना भी है और आचार संहिता भी लागू है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमको सेलिब्रेट भी करना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। पुलिस की तैयारियां पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं। बिल्कुल शब-ए बारात का भी पर्व है, दोनों एक ही दिन हो रहा है कल। तो हमारी जनता से यही अपील है कि इसको खुशनुमा तरीके से मनाएं, किसी भी कानून का उल्लंघन ना करें। शाम के समय महिलाएं, बच्चे सब निकलते हैं, उनके लिए हमारी जो टीम है वो लगातार ऑन रोड रहेगी। लगातार डायल 100 की गाड़ियाँ हर जगह पे पुलिस विजिबली दिखेगी, ये हमारी पूरी कोशिश है। और जनता से ये अपील है कि इसको खूब अच्छे से मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की बहुत। देखिए, होली का त्यौहार है और साथ में कोरोना का भी समय है और पंचायत इलेक्शन की आचार संहिता भी लगी हुई है। मैं जनपद के सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये पर्व त्यौहार शांति का त्यौहार, शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का त्यौहार है। हम लोग तीनों बातों का ध्यान रखें। पर्व त्यौहार एक जश्न का त्यौहार रहता है, साथ ही साथ हमें कोरोना के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। कोई ऐसा कार्यक्रम ना करें जिससे कि कोरोना की बीमारी फैलने का खतरा हो और साथ ही साथ जो पंचायत इलेक्शन की आचार संहिता के प्राविधान है उसका किसी भी दशा में उल्लंघन ना हो। पर्व त्यौहार में कुछ गलत मानसिकता के लोग ऐसे समय को गलत तरीके से उपयोग करने का कोशिश करते हैं। आज हम लोगों ने रूट मार्च किया है, ऐसे तत्वों को संदेश देने का काम किया है कि पुलिस पूरी तरीके से, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है ऐसे लोगों से निपटने के लिए और जनपद के सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्व त्यौहार मनावे। और इस मानसिकता के लोग अगर कहीं दिखते हैं, पाए जाते हैं तो। यूपी में मथुरा के वृंदावन में आरएसएस के पदाधिकारी और पुलिस के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने संघ पदाधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी और इससे बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। विवाद के दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने कोतवाल को चप्पल मारे और उधर कुछ युवकों ने बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों को पीटा है। शनिवार की सुबह इस विवाद की शुरुआत हुई और संघ के एक पदाधिकारी कुंभ क्षेत्र में यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। उनका यह आरोप है कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें स्नान करने से रोका, अभद्रता की उनके साथ और मारपीट की गई। इसकी जानकारी होते हुए बीजेपी और संघ के लोगों में आक्रोश फैल गया और वो कुंभ मेला क्षेत्र में जुट गए। इसके बाद उन्होंने वृंदावन कोतवाली पहुंच करके आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उज्जैन में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय बन चुका है और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर के प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते रविवार को उज्जैन में लॉकडाउन लगा दिया गया और यहां पर धारा 144 लगा दी गई, जिसके चलते जुलूस का जो उत्सव होली पर पाबंदी है और कोरोना के इसी बढ़ते असर को लेकर के होने वाले त्यौहार होली उत्सव को भी प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने घर में ही रह करके होली मनाने की जनता से अपील की है और वहीं होली के चलते व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। त्यौहार हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए साथ में कोविड की जो गाइडलाइन रही है उसके अनुसार बहुत सारी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, उनको सभी को प्रतिबंधित किया गया है। साथ में सभी प्रकार की जो सोशल गैदरिंग है, चाहे वो रैली, जुलूस, फाग, गैर, इन सबको प्रतिबंधित किया गया है। और किसी भी रूप में मतलब एक जो स्थान है, किसी एक स्थान पर रुकने के लिए पाबंदी लगाई गई है। मास्क पहनने को लेकर के अनिवार्य किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। तो
इन सब जो पाबंदियां हैं, गाइडलाइंस हैं, इनको पालन करने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम भी किया है। इसमें जगह जगह हमारे लगभग 80 से अधिक फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं जो स्टॉपर्स के साथ में रहेंगे, और जो गाइडलाइन है कोरोना की उसके अनुसार पूरा शहर की कार्रवाई कराई जाएगी। एक और तो कोरोना की महामारी है, दूसरी ओर आने वाला एक त्यौहार है जिसे होली कहा जाता है। इसे उज्जैन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन प्रशासन ने रात्रि 10 बजे के बाद से उज्जैन शहर में एक लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू कर दी है कि रात को 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा, जिसमें दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जिन लोगों को त्योहारों के मद्दे रखते हुए ये होली का जो सामान बेचने के लिए यहाँ उज्जैन ले आए थे, इन लोगों के ऊपर भी एक नुकसानदायक चीज़ पर भारी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग ये माल को उधार में खरीद कर लाए थे, बेचने के लिए लेके आए थे, और इससे चाह रहे थे कुछ मुनाफा मिल जाए, घर परिवार चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन आज प्रशासन ने एक निर्णय कर दिया है कि सोमवार को लॉकडाउन के चलते, इसमें कोरोना संक्रमण के चलते सोमवार को धारा की 44 लागू कर दी जाएगी। इससे यहाँ के लोग खेलने वाले और होली खेलने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे, और ना इन लोगों के साथ कोई बिक्री हो पा रही है, क्योंकि एक लॉकडाउन का भय जो शहरवासियों में पड़ गया है, उसको देखते हुए लोग इन रंगों को, इन पिचकारियों को खरीदने भी नहीं आ रहे हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਾਧਾ। पंजाब सरकार लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने छापेमारी करके 33 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और इंग्लैंड और इंडिया के बीच चल रहे दूसरे एक दिवसीय मैच पर सट्टा लगाते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी करके इन्हें गिरफ्तार किया और इनके पास से पुलिस ने 45 लाख के सामान के अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MCA के गहुंजे क्रिकेट ग्राउंड में, जो हमारे इलाके में आता है, देहू रोड के इलाके में, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू था। अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच था, दूसरा मैच था, और इसी दरमियान सटोरियों की टीम 3 जगह पर आ चुकी थी। एक था उसके बगल की हाई राइज बिल्डिंग, दूसरी थी सामने की जो ऊंची टीला है और जंगलों में, और तीसरा था लेमन ट्री होटल पुणे शहर के। यहाँ से कुल मिलाकर 45 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है कुल मिलाकर इन तीनों जगह से, जिसमें कुल मिलाकर 33 आरोपी हिरासत में लिए गए, बड़ी संख्या में आरोपी हिरासत में लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 हैं, हरियाणा के 13 हैं, महाराष्ट्र के 11 हैं, राजस्थान के 2 हैं, गोवा और पुर्तगाल का 1 निवासी है, उत्तर प्रदेश का 1 है, और इस तरह से इसके अलावा 74 मोबाइल फ़ोन है, 3 लैपटॉप है, 1
टैबलेट है, 8 कैमरा है, हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर है, 4 और स्पीकर है, 1 रोक रकम जिसे आप कैश रकम कहते हैं वो है, वो कुल 1,26,430 और विदेशी जो नोट हैं वो हैं 28,800 रुपये मूल्य के डॉलर, पाउंड और दिरहम में, और फोर्ड एंडेवर गाड़ी जिसका इस्तेमाल इसमें। मध्य प्रदेश के भिंड में ककाहरा पंचायत में पावर मैक कंपनी और उसके गुर्गों का बोलबाला है। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से खेतों में अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है और ग्रामीणों ने ये बताया कि भिंड में संचालित पावर मैक कंपनी और गुर्गे ने जबरन किसानों के खेतों में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और ग्रामीणों ने खनिज अधिकारी आरपी भदकारिया पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है, जबकि पावर में कंपनी के पास 322 सर्वे नंबर है जहां पर बंदूक की नोक पर रेत निकाला जा रहा है और ग्रामीण थाना स्तर से लेकर के एसपी कलेक्ट्रेट तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, शिकायत हमने करी कलेक्ट्रेट में, एसपी के यहाँ और दोनों थाने में, नए गांव थाने कोई सुनता नहीं है हमारी, और खनिज अधिकारी। तो कहीं से कोई सर्वे देखने नहीं आया? हाँ आए थे, कल आए थे, तो कल नाप तोड़ करे गए थे, बताए गए थे, फिर भटकारी जबरदस्ती हमारे में खुदवाए रहा हो। कौन है? खनिज अधिकारी। उसने क्या बोला? माने कि तुम्हारा जितनी बिना जाए थे तुम भरो नजदीक जो जमीन हमारी आधी नाप तो लगाई थी, तो मैंने हमारी सुविधा बताई दी, तो पैसा लाए बैठो सर। भाई साहब मेरी ये शिकायत है कि हमारे खेत को खोदा जा रहा है, पावर में कंपनी बोलते हैं, जब हम वहाँ रोकने को जाते बोलने जाते तो हवाई फेर कर देते हैं लोग, और वहाँ जब आते हैं तो ज़बरदस्ती जब मेरी सुनाई नहीं की गई तो मैं थाना प्रभारी के पास गया, बोला था आप शिकायत करिए, तो मैं एसपी साहब को लेटर दिया 19 तारीख को। उसके बाद मैंने एक भदकारी को दिया, भदकारी बोले तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा मुड्डी फुड्डी सब खत्म कर दी, क्योंकि हमने सीमांकन विधिपूर्वक कराया था कलेक्टर के आदेश से। जो सीमांकन कराया तो उसकी मुड्डी? हाँ मुड्डी प्राप्त, अभी एक मुड्डी हो सारी तोड़ दी गई है। उसका भी मैंने वहाँ जाके मैंने एसडीएम साहब को सबको मैंने फाइल में लगाई दी कि हमारी मुड्डी का 250 का दावा भी हमारे पास है, तहसीलदार साहब के विषय में चल रहा, उन लोगों का कोई मुचलका नहीं किया गया। और फिर भी ये लोग खदान वाले आके हमारी खोदने लगे, तो वहाँ पे हम पहुँचे, सबसे मैंने करी पूरी सुनाई करी। और थाने में जब वहाँ लेटर देने गया रोहन थाने में, तो रोहन बोल देते हैं काबा साहब नए गाँव जाइए, तुम नए गाँव के हो, और नए गाँव बोलते आप रोहन जाइए। तो ऐसे हमारी कई दिन हो चुके। तब कल आके एसडीएम साहब सब अधिकारी भदकारी वगैरह आए, भदकारी फिर बोल गए इस जमीन को मैं खुदाऊंगा, वो खोदूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं है। देखिए इसमें एक संयुक्त दल के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया था, पटवारी आरआई से उसका सीमांकन कराया गया। जिस सर्वे नंबर पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर ठेका है, वहाँ पर खुदाई नहीं पाई गई है। संयुक्त दल के द्वारा अपना प्रतिवेदन माइनिंग विभाग को दे दिया गया है, आगे की कार्रवाई माइनिंग विभाग। यूपी के झांसी के भकोरा गांव में अवैध शराब बनाने वालों के ठिकाने पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और इस दौरान मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग ने दबिश में 225 लीटर अवैध शराब मौके से बरामद की और 2000 लीटर लहन को नष्ट किया है। टीम ने शराब बनाने वालों के अड्डे पर कार्रवाई की और ड्रमों में भरी लगभग 2000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एक्चुअली होली के त्यौहार और पंचायत राज इलेक्शन के दृष्टिगत जो है आबकारी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा आज थाना मोरानीपुर में दबिश दी गई। जो वहाँ एक डेरा है भकोरा डेरा, वहाँ पर 225 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई और 2000 किलोग्राम लहन मौके पे ही नष्ट किया गया है और 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनके विरुद्ध जो है आबकारी नियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। यूपी के जालौन में त्योहारों को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है और होली और आगामी त्योहारों को लेकर जालौन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लोगों से त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की है। इसे लेकर बाजारों में रंग गुलाल और पिचकारियों की धूम मची हुई है और साथ ही मुस्लिम त्योहार शबे बारात को लेकर के भी तैयारियां तेज हैं। इन दोनों त्योहारों के मद्देनजर डीएम प्रियंका निरंजन ने आपसी सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाने की अपील की है। आगामी त्योहारों को देखते हुए आपको पता है कि शबे रात
और होली का त्यौहार, होलिका दहन का जो त्यौहार है वो एक ही दिन पड़ रहा है। इसको लेकर जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे और जिले के समस्त जिलेवासी जो है वो अपने त्यौहारों को अच्छे से और खुशी से मनाएं। इसके लिए आज पीस कमेटी की बैठक की गई थी। पूर्व में ये सभी थानाध्यक्षों के स्तर पर और एसडीएम्स के स्तर पर की जा चुकी है। आज जनपद स्तर की पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें लोगों को, हमारे जनपद में लगभग 1133 स्थलों पर होलिका दहन होना है और इसके साथ ही बहुत से साथ में कब्रिस्तान भी है विभिन्न क्षेत्रों में जहां लोग जाकर फातिहा पढ़ेंगे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी समुदाय को ना हो, दोनों लोग शांति से और खुशी से अपना त्यौहार मनाएं। होली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हर धर्म में मनाया जाता है। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा निर्देश दिया गया है कि होली के त्यौहार पर उप जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी सचेत रहें जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद में हमेशा सभी त्यौहार शांतिपूर्वक के माहौल में मनाए जाते रहे हैं, इसीलिए यह गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिलती है। इस तरह इस बार भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग होली दहन और शब बारात का त्यौहार मनाएं। वहीं उन्होंने बताया कि जनपद में होली के त्यौहार में बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, साथ ही अप्रिय घटना कोई घटती है तो इमरजेंसी की सेवाएं भी खुली रखी जाएं जिससे तत्काल ट्रीटमेंट किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि इस बार जनपद में लगभग 1133 स्थानों पर होली दहन की जानी है। एएनबी न्यूज मयंगराज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर के ये कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी और इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और ग्राम स्तर की संरचना, वार्ड स्तर की संरचना बनाई गई है। अब प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रत्याशियों की लोकप्रियता, वार्ड स्तर पर उनकी लोकप्रियता और पार्टी के प्रति समर्पण, जनता के बीच में स्वीकार्यता के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। राज्य के अंदर चुनाव की संपूर्ण तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अपनी वार्ड की संरचना है, ग्राम स्तर की संरचना बन चुकी है। अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आज क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। पूरी तैयारी है और कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता, वार्ड के स्तर पर उनकी लोकप्रियता, पार्टी के प्रति समर्पण, जनता के बीच में स्वीकारता, इस आधार पर पार्टी का लोग चयन करेंगे। उसके बाद टिकट का। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। हक,
की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अम्बाला के पंचायत भवन ने वहां पर पिछले 3 महीने से दिव्यांगों के लिए साइकिलें पड़ी हुई हैं जो ख़राब हो रही हैं, लेकिन अब 30 मार्च को दिव्यांगों को इन साइकिलों को एक बार फिर से बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। अम्बाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया 30 मार्च को इन ट्राई साइकिलों को बांटेंगे दिव्यांगों के बीच। और हैरानी की बात यह है कि 3 महीने से ये ट्राई साइकिलें खुले आसमान के नीचे पड़ी ख़राब हो रही हैं और अब इन्हें बांटने के लिए इनकी पहले मरम्मत की जा रही है। मैं लिम्को से हूँ, आर्टिफिशियल लिम्स से, और ये हमें रिवर्क करने का काम मिला हुआ है। इसको क्या वर्क है, ये क्या करना है? वर्क सर ये है कि जो चीज़ ख़राब है उनको हम चेंज कर देंगे और बाकी जो चीज़ सही है उनको हम सही करेंगे। बाकी ये सारा ये रिवर्क का काम चल रहा है। सर कितने समय से ये जो साइकिल्स हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं? कुछ सर लगभग 2-3 महीने से पड़ी है सर। ये हमारा पहले कैंप लगा था तो उसमें वो कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन कैंप हो गया था, तो अभी ये दोबारा से लगने वाला है 30 मार्च को। सर काफ़ी जो साइकिल्स हैं उन पर जंग लगी हुई है, पार्ट्स उनके टूट गए हैं, वो सर पड़े हुए हैं। वो सर सब चेंज होंगे सर, जितने भी डल पड़े हैं, टूट गए हैं, ख़राब हैं, वो सब चेंज होंगे सर। तो अब सर इनको कब डिस्ट्रीब्यूट किया? यूपी के शामली दौरे पर डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कैराना कोतवाली का दौरा किया और सर्कल क्षेत्र के 3 थानों के पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने शरारती और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और डीआईजी ने कस्बे में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। देखिए, आज डीआईजी सर के द्वारा थाना कैराना का और सर्कल के अन्य 2 थाने थे, उनके जो इलेक्शन रिलेटेड तैयारियां हैं उनका आज सुपरविज़न करा गया है और उनके द्वारा देखा गया है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं और उन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे गुंडा की कार्रवाई, प्रिवेंटिव की कार्रवाई तथा अन्य जो भी ऐसे केसेस हैं जिसमें कि पुलिस मुजाहमत या इस तरह से बॉडी ऑफेंस हो रखा है, उन सब पे कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सख्त संदेश जो है वो चुनाव के मद्देनज़र दिया जाना है। उनसी सब की समीक्षा के लिए आज सर आए थे और उन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिसका अनुपालन जो है सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि हमारे जो चुनाव हैं वो बिल्कुल फेयर और निष्पक्ष तरीके से हो सके। सर त्योहारों को लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, होली को लेके जितने भी होलिका जलने के स्थान हैं उन सब जगह पर हमारी सतर्क दृष्टि है। जो भी संवेदनशील जगह हैं उन सब पे। हरियाणा में रोहतक के चिड़ी गांव के पास विजय हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ के बाद हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ और पुरानी रंजिश के चलते विजय हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोपित को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया गया और प्रभारी प्रवीण कुमार ने यह बताया कि जींद के जुलाना गांव निवासी विजय गोहाना में फर्नीचर का काम करता था और 9 फरवरी को विजय ऑटो में सवार होकर के लाखन माजरा से होते हुए अपने घर जा रहा था और विजय के अलावा ऑटो में चालक झमोल निवासी प्रवीण और दीपक भी था। चिड़ी गांव के नज़दीक पहुंचते ही बाइक सवार 3 हमलावरों ने विजय की गोली मार करके हत्या कर दी थी। मामले में जांच के बाद एएसआई सुशील कुमार की टीम ने वारदात में शामिल रहे दिल्ली के नजफगढ़ निवासी यश और फकोकू को गिरफ्तार कर लिया है और जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। आरोपित पर अवैध हथियार के मामले भी दर्ज हैं, जिसमें वो जमानत पर आया हुआ है और आरोपित कुलबीर उर्फ भोंदा और मुख्य आरोपित सूरज फरार चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के केशकाल ब्लॉक में ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे सादे कपड़े में हथियारबंद नक्सली पहुंचे और बंदूक की नोक पर उपस्थित मजदूरों को बंधक बनाकर के सड़क निर्माण में लगे 3 ट्रैक्टर, 5 हाईवा और 2 पॉकलैंड, 1 ट्रक और 1 रोलर को भी आग लगा दी गई। नक्सलियों ने आगजनी की इस वारदात को अंजाम देकर के करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने और दहशत फैलाने का काम किया है। सरकार ने गाड़ी से जुड़े दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट आदि की वैधता को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह कहा है कि 1 फरवरी 2020 या फिर इसके बाद जिन दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही है उनकी वैधता को विस्तार दिया गया है। और सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में यह कहा है कि वो फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहे हैं जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता। होली पर भांग, शराब, गांजा पीकर के गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ऐसे लोग जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उल्टा सीधा स्टंटबाजी करते हैं और 3 सवारी लेकर के चलते हैं, बिना हेलमेट या फिर बिना लाइसेंस के चलते हैं या नाबालिग हैं, ऐसे सभी बाइक सवारों को पकड़ने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। और 29 मार्च सोमवार के दिन देश भर में होली मनाई जाएगी। बाइक सवारों की सुरक्षा के लिए और दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल चेकिंग टीम जो है वो तैनात की जाएगी। और ये स्पेशल चेकिंग टीम हर प्रमुख चौराहे पर तैनात की जाएगी या फिर ऐसे सभी पॉइंट्स पर जहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं होती हैं और वहां पर ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल चेकिंग टीम तैनात की जा रही है। ये टीम तय नियमों के आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। और दिल्ली पुलिस के अनुसार ऐसे मामलों में वाहन चालक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा या फिर 3 महीने तक के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। यूपी के मथुरा में बरसाना की एक महिला ने साउथ अफ्रीका का कोविड स्ट्रेन उसमें पाया गया है और महिला गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए गई थी और वहां से लौटने के बाद महिला का स्वास्थ्य खराब हो गया। कई दिन बुखार रहने पर जब जांच करवाई गई तो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और इस दौरान महिला में साउथ अफ्रीकी कोविड स्ट्रेन पाया गया है और ये स्ट्रेन पहली बार किसी रोगी में मिला है। वहीं महिला की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। एक महिला मरीज थी, इसका हमने 3 तारीख को सैंपल भेजा था और 5 तारीख को इसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई थी। जो आरटीपीसीआर हम करवाते हैं उनमें से 10% सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजते हैं। उस जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल होकर उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें साउथ अफ्रीका। खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय जौहर मजरा को मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है और इस प्रथम स्थान में 50,000 रुपये की इनामी राशि हासिल की है, जिससे पूरे गांव समेत स्कूल अध्यापकों में खुशी का माहौल है। और इस दौरान स्टाफ और गांव के लोगों का ये कहना है कि अब हमारा अगला लक्ष्य जिला और प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करना होगा। और इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा ने यह बताया है कि उपमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में हल्के के कई स्कूलों ने भाग लिया था और इन स्कूलों के निरीक्षण के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें तहसीलदार, बीईओ और स्कूलों के प्रिंसिपल समेत अन्य लोगों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को उनके स्कूल का निरीक्षण किया गया था, जिसका परिणाम आया है। ये मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है और इस वर्ष जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोड़ माजरा की तरफ से हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि हमने स्कूल में पिछले काफ़ी समय से इसको सुंदरता और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। उसमें हमारा रिजल्ट आज ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा फ़ोन पर सूचना मुझे दी गई और हमारा जो स्कूल है वो उपमंडल स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम रहा है, जिसमें काफ़ी मानक होते हैं, सफाई है, पानी की व्यवस्था, जल संरक्षण और बेंच बैठने की व्यवस्था, और ये सब व्यवस्थाएं मिला करके उसमें मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हम जो हैं सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और हमारे स्कूल को 50,000 रुपये हरियाणा मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता के तहत पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम सभी स्टाफ का और गांव वासियों का भी धन्यवाद करते हैं। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा इस स्कूल में। थैंक यू। तो कितना समय लग गया इसमें आप लोगों को सौंदर्यकरण करने में? क्या स्थिति थी पहले जब आप लोग यहाँ आए? मैं 6 सितंबर 2019 को आया
और उसके बाद जो है 2020 लगभग पूरा कोरोना के तहत लॉकडाउन रहा, लेकिन लॉकडाउन में भी हमारे जो कार्य थे, निर्माण कार्य स्कूल की ज़रूरतों के, वो चलते रहे समाज के सहयोग से। और हमारा कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने काम नहीं किया। हमें बहुत खुशी है कि भी हमारा गांव जो है ब्लॉक स्तर पर सफाई में फर्स्ट आया है, और इसके लिए तो श्रेय हमारे स्टाफ को ही आता है स्कूल के। और हम आशा करते हैं भी हम डिस्ट्रिक्ट में भी और हरियाणा प्रांत में के संघर्ष में भी हम अव्वल आएँ तो और भी अच्छी बात है। और हम तय दिल से गाँववासी भी मास्टर जी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में चेक बाउंस मामला सामने आया है। इसके बाद आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर और चकमा देकर के वो लापता हो गया। काफ़ी तलाश के बाद आरोपी नहीं मिला तो उसकी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि कोर्ट में लंबित परिवाद के मामले में चेक बाउंस मामले में आरोपी सरेंडर हुआ था और शुक्रवार को आरोपी अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सुनवाई के लिए आवेदन किया गया था, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश होने से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया और कोर्ट में आरोपी काफ़ी देर तक उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविल लाइन थाने को पत्र लिखा गया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश जारी कर दी है। थाना प्रभारी ने ये बताया है कि न्यायालय ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिस पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लालमन पांडे निवासी भुलगढ़ के खिलाफ माननीय न्यायालय से धारा 138 का वारंट जारी था, जिसमें उसके द्वारा माननीय न्यायालय में समर्पण किया गया था। बेल के लिए प्रयास किया उसने, जब उसकी बेल नहीं हुई, गिरफ्तारी वारंट बनने का पता चला कि उसको जेल जाना है, तो न्यायालय से फरार हो गया है। माननीय न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 224 ताजीरात हिंद का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। चेक बाउंस का मामला था, 138 चेक बाउंस में लगता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात विभाग की तरफ से तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिले के हाईवे और अन्य मार्गों पर ओवर स्पीड में कमी लाने के लिए स्पीड रडार गन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वाहन की नंबर, स्पीड और इत्यादि अन्य आवश्यक जानकारियां जो हैं वो मिल जाती हैं और इसका फोटो वीडियो क्लिप बन जाता है, जिससे वाहन मालिक या फिर चालक को दिखाया जाता है। विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी जो अनियंत्रित गाड़ियां जो तीव्र गति से चल रही है, हेलमेट धारण नहीं किए हुए हैं, एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, इन गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। आज की कार्रवाई मुख्यतः हाईवे पे किया जा रहा है, जिसमें हम अत्याधुनिक मशीन जो यातायात विभाग को मिला है, स्पीड रडार गन, इसके माध्यम से हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें पता चल जाता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है और उन्हें समझाया भी जाता है कि आप गति सीमा से तीव्र गति से चल रहे हैं, जो एक्सीडेंट का कारण बनता है। उनको ये समझाते हुए मध्य प्रदेश के रीवा से वेस्ट बंगाल में चुनावी ड्यूटी के लिए 9वीं बटालियन के जवान रवाना हुए और पुलिस के जवानों की तरफ से ये बताया गया कि कोरोना काल में भी ड्यूटी करनी पड़ रही है और हम लोगों ने महाराष्ट्र में, बिहार में भी चुनाव करवाया और समय का पता ही नहीं चलता। मन लगा करके अगर काम किया जाए, ड्यूटी किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से चुनाव भी हो जाते हैं। चुनाव ड्यूटी में आप जा रहे हैं, एक युवा हैं और ऐसे में कोरोना काल है और कई जिम्मेदारियां रहती हैं, तो कैसे अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेंगे? अब चुनाव तो कराने हैं, कोरोना काल है तो इसमें अपनी सेफ्टी रखनी है, पूरे फोर्स की सेफ्टी रखनी है और जनता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जनता को भी समझाना है कि वो अपना मास्क का यूज़ करे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आपका नाम? और मेरा नाम सूरज सिकरवार, 9th बटालियन डी कंपनी। पहली बार आपको जाने का? नहीं, इससे पहले भी हम चुनाव करा चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने चुनाव कराया है और उससे पहले भी कई बार चुनाव करा चुके हैं। क्या अनुभव रहा है चुनाव का? चुनाव में यही है कि एनजीओ। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नीति आयोग ने नीति आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, स्कूल एजुकेशन रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग की तरफ से ये रैंकिंग जारी की गई है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर है केरल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
76.6% स्कोर के साथ केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश 36.4% स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल हुआ केरल। शिक्षा के मामले में देश में पढ़ाई में नंबर 1 केरल, और इस मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ता हुआ दिखाई दिया है। स्कूल एजुकेशन रैंकिंग में केरल टॉप पर है। नीति आयोग ने ये रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में केरल ने अच्छा प्रदर्शन केरल का सामने आया है और केरल पहले स्थान पर है। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल है और सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश। 76.6% स्कोर के साथ केरल ने पहला स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश 36.4% स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल केरल, और देश में पढ़ाई में नंबर 1 जो है वो केरल बना है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मास्क चेकिंग के नाम पर हंगामा हो गया, जहां पर नगर निगम के महिला कर्मियों ने मास्क नहीं लगाने के आरोप में एक युवक को रोका और इससे आक्रोशित युवकों ने कहासुनी के बाद हाथापाई तक कर दी और महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनसे बदसलूकी की गई है। वहीं युवकों ने यह कहा कि महिला कर्मियों ने दबंगई की है और स्कार्फ लगाए हुए थे, लेकिन मास्क के नाम पर परेशान किया जा रहा था और इस बात से आसपास के लोग भी तंग थे, जिससे वो भी समर्थन में आ गए। और दरअसल कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर नगर निगम की टीम चौक चौराहों पर मोर्चा संभाले हुए है और महिला कर्मियों ने मास्क न लगाने के आरोप में युवकों को रोका था और इस बात को लेकर के महिला कर्मी से उनकी मारपीट तक हो गई। मामला तूल पकड़ता गया और देखते ही देखते युवक के समर्थन में आधा दर्जन लोग वहां पर पहुंच गए और महिलाओं से बदसलूकी की गई। भाटागांव चौक पर महिलाओं से हाथापाई की गई और मास्क चेकिंग करने वाली निगम की महिला कर्मियों ने युवकों ने उनके साथ हाथापाई की और इसका वीडियो भी बनाया गया। स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद विवाद को शांत करवाया गया। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर अटेर स्वास्थ्य केंद्र में
डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि जब रात को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं रहता, और ये ऐसा आज नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक ही महिला कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। उधर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यह कहा है कि जो डॉक्टर आते हैं वो ग्वालियर चले जाते हैं और रात को अकेली रहती हूँ। इस संबंध में जब जिला उच्च अधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है और अगर ऐसा है तो निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है। मैं बीएमओ को अभी जो है 100 फुट नोटिस जारी कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि कल शाम को 6:30 से और 8:30 तक कोई डॉक्टर नहीं था, तो उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि कौन चिकित्सक की ड्यूटी थी इमरजेंसी में और वो डॉक्टर जो है अगर उपस्थित नहीं था तो उसका क्या कारण। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके साथ। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब निजी स्कूलों ने होली के त्यौहार को देखते हुए बच्चों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के एक स्कूल में बच्चों को होली पर कोरोना वायरस को लेकर के सावधानी बरतने की शिक्षा दी गई और इस दौरान स्कूल प्रबंधन का यह कहना है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता बरतें और होली के त्यौहार को सादगी से परिवार के साथ मनाएं। एजुकेट किया जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार बोल रही है कि कोविड अभी गया नहीं है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि देखा जाए तो अब केसेस बढ़ रहे हैं। अब होली के त्यौहार पे हम किसी तरीके की लापरवाही ना करें, यही हमने छात्रों को कहा है कि होली का पर्व मनाएं, बट एक तरीके से मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और डिसिप्लिन रखें ताकि ये कोरोना और बढ़े ना। परिकल्पना है इस चीज़ को लेके कि हमें होली कैसे खेलनी चाहिए और स्पेशली ऐसे माहौल में जब हम सब एक वैश्विक महामारी के उस बंधन में है तो उस समय में हमें कैसे होली खेलनी चाहिए, मतलब होली खेलना और साथ में सामाजिक दूरी बनाए रखना, इस पे हमें हमारे प्रोवीसी सर ने हमें ज्ञान दिया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने यह कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के टीके कोवैक्स का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस टीके को इस साल सितंबर तक उतारा जा सकता है। अगस्त 2020 में अमेरिका की वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स इंक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ लाइसेंस करार की घोषणा की थी और नोवावैक्स ने यह करार अपने कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट NVXCO 2373 के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए किया है और ये टीका भारत और निचले और मध्यम आय वर्ग के देशों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने नई दिल्ली में यह कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अब लकवाग्रस्त हो गया है, इसलिए शरद पवार जैसे किसी गैर कांग्रेसी नेता को गठबंधन का प्रमुख बनाया जाए। और इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। सक्षम है, सोनिया जी ने इतने साल का चेयरमैनशिप चला रही है और उनको मानने वाले लोग, कई दल पूरे देश के उनको मानने वाले हैं और इसलिए कोई आवाज जिसको कोई संबंध भी नहीं है वो ऐसे लोग अगर इसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि ममता दीदी की विदाई करनी है। बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। और वो आज जो मतगणना की रिपोर्ट्स भी आ रही उसमें भी वो झलक रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई पुलिस ने एक डांस बार में छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सब पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और पुलिस ने मुंबई के बोरीवली स्थित उत्सव नाम के बार में छापेमारी की, जहां पर
44 बार डांसर्स के अलावा कई ग्राहकों को हिरासत में लिया गया है और 7 लाखों का कैश भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना की भयंकर लहर है, जिसके चलते प्रशासन ने अब नाइट कर्फ्यू की घोषणा की हुई है। बावजूद इसके लोगों के मन में कोरोना संक्रमण का अब कोई डर नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 36,902 नए केस सामने आए और 112 लोगों की मौत बताई जा रही है। ऐसे में बेखौफ तरीके से मुंबई में डांस बार चल रहा था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशवासियों को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के दौरे पर आज वो थे और बहराइच में उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही बहराइच को 333.83 करोड़ की सौगात दी है और उन्होंने यहां पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी को होली की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि रंगों के त्योहार होली की सभी को शुभकामनाएं। इसके अलावा सीएम योगी महाराजगंज में लगभग 114 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे थे। अम्बाला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया। यहां पर गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के सचिव निजी कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दरबार में ज़्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से थी, लेकिन एक मामला स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित था, जहां पर बीमारी के लिए दवा मंगवाने की अपील एक महिला ने की। दवा महंगी होने के कारण परिजन अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और नारायणगढ़ से अपने बेटे को जनता दरबार में लेकर के पहुंची सुशीला का बेटा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि SMA बीमारी से ग्रस्त है और उसकी दवाई विदेशी और महंगी भी बताई जा रही है। उनका ये कहना है कि उनका बेटा ना चल सकता है ना उठ सकता है और इसकी दवा बहुत महंगी है, जिसे विदेश से ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। लिहाजा सरकार इसका इंतजाम करे, जिस पर गृह सचिव ने उनका रिकॉर्ड लेकर के मदद का आश्वासन उन्हें दिया है। में है ये हम दवाई नहीं खरीद सकते, कृपा करके सरकार से निवेदन है अभी हमारे बच्चे को ये दवाई मिले। क्या बीमारी? ये मेरे बच्चे को मस्कुलर एट्रोफी है और ये बच्चा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं रहा है, 50-55 मामले आ चुके हैं और लग रहे इतने को और होंगे कम से कम। ज्यादातर समस्याएं पुलिस को लेकर के सर SMA को लेकर कुछ आए हैं? एक दो पेशेंट हेल्थ से आया है। इसकी मेडिसिन के बारे में ये गंभीर लाइलाज बीमारी है और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से इतनी कॉस्ट कोई बियर नहीं कर पाता, तो ऐसे आगामी कुछ दिनों में गेहूं के सीजन की शुरुआत को लेकर के 22 जिले की मंडियों के टेंडर किए जा चुके हैं और मंडी के ठेकेदारों के साथ करनाल लघु सचिवालय में मीटिंग ली गई। मंडियों में गेहूं की व्यवस्था चालू करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया और ठेकेदार अशोक खुराना ने जानकारी देते हुए ये बताया कि जिला उपायुक्त की तरफ से गेहूं की फसल के जो आवश्यक काम होते हैं उसके लिए टेंडर दिए जा चुके हैं और उसके बारे में जिला उपायुक्त की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून मजदूर दिवस यानी कि 1 मई से लागू करने जा रही है और ये कई चरणों में लागू होगा। इस कानून को लागू करने से पहले सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रमुख औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों से उनकी राय जानी। अधिकतम औद्योगिक संगठन और उद्यमी इस कानून को लागू किए जाने के हक में नहीं थे, लेकिन सरकार ने जब साफ किया कि कानून हर हाल में लागू होगा तो उद्योगपतियों ने इसे सरल बनाने के लिए अहम सुझाव दिए हैं। सीएम मनोहर लाल के समझाने पर उद्यमी सहमत हो गए और अभी 50,000 रुपये की जगह ये आरक्षण 20 से 25,000 रुपये तक की नौकरियों पर ही लागू होगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात पर सहमत हो गए कि इस कानून की तमाम पेचीदगियां दूर की जाएंगी तथा ऐसे नियम तैयार किए जाएंगे जिनसे उद्योगपतियों को व्यापार करने में किसी तरह की परेशानी ना हो और उद्योगपतियों के साथ सरकार ने 2 दौर की बातचीत की है। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।